इस वीडियो में अपन जो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स हैं उनको आगे डेथ रेट या मोर्टेलिटी से शुरू करते हैं। मोर्टेलिटी या मृत्यु दर अपन कह सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में कितने इंडिविजुअल्स मर रहे हैं। मोर्टेलिटी इसको दो भागों में, जैसे बर्थ रेट है उसी तरह इसको भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो पोटेंशियल मोर्टेलिटी और दूसरी रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। पोटेंशियल मोर्टेलिटी वही आती है कि उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स की एज कितनी है, कितने इंडिविजुअल्स हैं और उनकी मैक्सिमम एज कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करके अपन बता सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में इतने इंडिविजुअल्स हैं वो मरेंगे। उसको अपन कहते हैं पोटेंशियल मोर्टेलिटी। और वास्तव में कितने मर रहे हैं, मरते ज़्यादा हैं, वातावरणीय कारक हैं, इनके कारण जो जीव मरते हैं उनकी संख्या उस जो सैद्धांतिक रूप से अपन निकालते हैं उससे हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसको अपन कहते हैं रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। द पोटेंशियल मोर्टेलिटी और द मिनिमम मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ विच वुड अकर अंडर आइडियल कंडीशन ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ओल्ड एज। यानी सिर्फ ओल्ड एज के कारण जो मर रहे हैं उनकी संख्या को अपन पोटेंशियल मोर्टेलिटी कहते हैं। द रियलाइज्ड मोर्टेलिटी और द एक्चुअल डेथ रेट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड ऑन द साइज, कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमेशा इससे ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा हो रही है इसका मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टरों की जो स्ट्रेस है उसके बराबर होगी। जो पोटेंशियल है उससे इनकी संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, और जो डिफरेंस आता है वो अपन कह सकते हैं कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये स्ट्रेस के कारण इनकी मौतें ज़्यादा हो रही हैं। इसको अपन ग्राफ से समझ सकते हैं, है ना। तो कुछ जंतुओं के अंदर देखते हैं शुरुआत की जो प्रारंभिक अवस्था है, स्टेजेज है, उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर कांस्टेंट रहती है, और कुछ इंडिविजुअल्स एजिंग के कारण, जैसे मनुष्य देखें तो मनुष्य लगभग पूरी उम्र लेता है, लास्ट में बुढ़ापे के कारण मृत्यु रेट है वो ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो पानी में रहते हैं जीव उनकी प्रारंभ में मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो ग्राफ के द्वारा अपन इसको समझ सकते हैं। तो ग्राफ अगर खींचे तो अपन को तीन प्रकार की जो ग्राफ मिलेगा। एक तो डायगोनल कर्व मिलेगा, एक अपन दूसरा कॉन्वेक्स मिलेगा, और तीसरा कॉन्वेक्स, कॉनकेव और डायगोनल, तीन प्रकार के कर्व मिलेंगे। तो इनके द्वारा अपन समझ सकते हैं। व्हेन द मोर्टेलिटी रेट इज कांस्टेंट एट ऑल स्टेजेस द कर्व इज स्ट्रेट डायगोनल। तो अगर सभी अवस्थाओं में मृत्यु दर समान है तो इसकी सीधी रेखा आएगी, जैसे कि अपने डायग्राम में दिखाया गया है। और जिनकी मृत्यु दर शुरू में कम होती है लास्ट में ज़्यादा होती है उनके अंदर हमेशा कॉन्वेक्स होगा, और जिनकी शुरू में मृत्यु दर ज़्यादा होती है और बाद में अगर अडल्ट तक पहुंच जाते हैं तो मृत्यु दर कम हो जाती है। तो इसलिए जो ग्राफ खींचेंगे वो हमेशा कॉनकेव प्रकार का होगा। तो इसके द्वारा अपना ये जो ग्राफ है, ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि द पीरियड व्हेन द पर्टिकुलर स्पीशीज वाज मोस्ट वल्नरेबल और मोस्ट सब्जेक्टेड टू डेथ। तो अपन पता चल जाता है कि किस समय इनकी मृत्यु दर है वो ज़्यादा होगी, प्रारंभ में ज़्यादा होगी या एज पूरी होने के पास ओल्ड एज के कारण इनकी डेथ होगी। डिक्रीज और इंक्रीज इन मोर्टेलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ हाई वल्नरेबिलिटी प्रोड्यूसेस मार्क इफेक्ट ऑन द फ्यूचर साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये आगे फ्यूचर की जो साइज है इनकी मतलब वल्नरेबिलिटी ज़्यादा कब है, मृत्यु ज़्यादा, वातावरणीय कारक सबसे ज़्यादा कब प्रभावित करते हैं मरने उनको। तो तो ये चीज़ें आगे फ्यूचर की पॉपुलेशन है उसको प्रभावित करती हैं। एक और कैरेक्टर है एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर किस किस उम्र के इंडिविजुअल्स हैं और वो पॉपुलेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो एज अपन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रो रिप्रोडक्टिव यंग एज, दूसरा रिप्रोडक्टिव एज, और तीसरा जो ओल्ड एज आती है उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर डिवाइड कर देते। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अपन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो इनकी जो परसेंटेज है, इनकी जो डेंसिटी है
वो आगे पॉपुलेशन का फ्यूचर डिसाइड करती है। इट इज़ द नंबर और परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन in different age groups. The population differ in the relative number of youngs and old will exhibit markedly different birth rate, death rate and different prospects. In a population, 3 ecological stages जो अपने अभी बात की 3 प्रकार की पाई जाती हैं, तो इनके आधार पे अपन एक पिरामिड बना के देख लेते हैं कि ये पॉपुलेशन आगे किस दिशा के अंदर जाती है। द एज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पॉपुलेशन में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एज पिरामिड के रूप में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स को, इन विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप आर शोवन बाय द विड्थ। ये जो नीचे पिरामिड दिया गया है, विड्थ ऑफ रिलेटिव विड्थ ऑफ सक्सेसिव हॉरिजॉन्टल बार्स। हाँ, तो इसके आधार पे अपन बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन आगे किस दिशा के अंदर जाएगी, और इसको अपन डायग्राम से दिखा सकते हैं। नीचे दे रखा है डायग्राम। इन ए रैपिडली ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बर्थ रेट इज हाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में बी एक्सपोनेंशियल एज इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट और ड्रैगन फ्लाई। तो जिनके अंदर ये दे रहा, अंडर सच कंडीशंस ईच सक्सेसिव जनरेशन विल बी मोर न्यूमरस देन द प्रोसीडिंग वंस एज इज एविडेंट फ्रॉम द एज पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। तो नीचे दे रखा है, अगर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स अगर ज़्यादा हैं तो वो पॉपुलेशन आगे जाके एक्सपेंड करेगी। इन द केस ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर मोर और लेस इक्वल इन साइज एंड प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज रिमेन्स द स्मॉलेस्ट। तो जो स्टेबल पॉपुलेशन है उनमें प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स हैं वो कम होंगे, और जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज की एज के एनिमल्स हैं उनकी संख्या लगभग समान होगी। तो ये पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। और इसका जो आता है वो बेल शेप ग्राफ आता है। इफ़ द बर्थ रेट इज ड्रेस्टिकली कट और रिड्यूस्ड द रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप इंक्रीज इन पॉपुलेशन टू द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड द एज पिरामिड टेक अनशेप फॉर्म। तो इसके अंदर अनशेप का जो ग्राफ है वो बनेगा और पॉपुलेशन आगे जाके डिमिनिश होगी, कम होगी। थस द तो इसके आधार पे अपन ये ट्रेंड निकाल सकते हैं कि ए हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अगर यंग ज़्यादा हैं तो वो एक्सपेंड करेगी पॉपुलेशन। लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इज एन इंडिकेशन ऑफ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो अगर यंग कम है तो आगे वो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, कम होगी। स्टेबल पॉपुलेशन में लगभग तीनों जो एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं अगर समान होंगे तो वो पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट रहेगी। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म मतलब पॉपुलेशन किस प्रकार से ग्रोथ करती है। पॉपुलेशन इज ए चेंजिंग एंटिटी, बदलती रहती है हमेशा। इट्स साइज एंड कंपोजिशन इज एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है साइज और कंपोजिशन। द चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन आर डिपेंड ऑन द बर्थ रेट, डेथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू एंड अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो ये डेथ रेट, बर्थ रेट और जो इनका मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। पॉपुलेशन एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंक्रीज विच आर नोन एज ग्रोथ फॉर्म्स और ग्रोथ पैटर्न्स। दो प्रकार के पैटर्न्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक तो जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म मिलती है और एक एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म मिलती है। जे शेप में अपन देखें तो इन द बिगिनिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, शुरू के अंदर बड़ी रैपिडली बढ़ती है। इन द कंपाउंड इंटरेस्ट फैशन, हाँ, तो इसमें जो जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल तरीके से शुरू के अंदर बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट के फैशन में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जो संख्या बढ़ेगी तो जो रॉ मटेरियल इनको आवश्यकता होती है उनकी कमी आती जाएगी, और इससे जो एनवायरमेंटल फैक्टरों का रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। then the stop abruptly as environmental resistance or the other limiting factor become effective। तो जो ही लिमिटिंग फैक्टर या environmental resistance है वो इफेक्टिव होगा तो इनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। These factors में भी फूड, स्पेस, सीजनल चेंजेज हो सकते हैं और द टर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सीजन का हो सकता है।
In this pattern, the growth, the density reaches upper limit, remain at that level for some time and then decline. तो इसके अंदर अचानक जो पॉपुलेशन है अचानक बढ़ती है, फिर थोड़ी सी स्टेबल होती है, और फिर जो ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो ही इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न कैन बी इजीली ऑब्जर्व इन एल्गी ब्लूम्स के अंदर अपन देखते हैं अचानक एल्गी बहुत ज़्यादा होती हैं। सम इंसेक्ट जैसे आप मक्खियाँ देखते हैं तो अपने मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बाद में कम हो जाती हैं। ये जो एनुअल प्लांट्स हैं ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये सीजन एक ख़ास समय जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होगा इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो ही एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्टिव होंगे इनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा जे शेप्ड ग्राफ बनेगा। दूसरी ग्रोथ का जो पैटर्न है वो एस शेप्ड ग्राफ मिलता है अपनी ग्रोथ का, या सिग्मोइड फॉर्म भी कह सकते हैं। द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर ऑक्यूपाइंग ए फेवरेबल एरिया इंक्रीजेज स्लोली, है ना, धीरे धीरे बढ़ती है। पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे जाती है, देन मोर रैपिडली लॉगरिथमिक फैशन के अंदर ग्रोथ करेंगे, एंड फाइनली स्लो डाउन्स ग्रेजुअली एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो पहले ग्रोथ करेंगे, फिर थोड़ी तेज़ गति से ग्रोथ होगी, और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है, कम होना शुरू कर देता है, अनटिल रिचेज द मोर और लेस इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचने तक इनकी अंदर नेगेटिव जो ग्रोथ होगी वो होगी, फिर साम्य अवस्था आ जाएगी। द अपर लेवल बियॉन्ड विच नो मेजर इंक्रीज कैन अकर इज का, तो उस लेवल को अपन ग्राफ का जो उच्चतम बिंदु है जहाँ तक ग्रोथ हो सकती है उसको अपन अपर सिम्पटोट कहते हैं और सिग्मोइड कर कहते हैं। और इट इज इसको कैरिंग कैपेसिटी मतलब उस वातावरण में कितने जीवों को पॉपुलेशन को झेलने की क्षमता होती है, उस सीमा के बाद में इन पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ नहीं होती, उसको अपन कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। यानी जो वातावरणीय कारक हैं या जो वहाँ का रॉ मटेरियल है वो कितने का पोषण या उनको झेल सकता है, तो कैरिंग कैपेसिटी आने के बाद में ये फिर नीचे आ जाती है। तो ये लगातार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। ये एक एस शेप्ड का ग्राफ है वो अपने को मिलता है। कैरिंग कैपेसिटी, the carrying capacity may be defined as the maximum number of individuals of a species that can be supported in a habitat at a given time। एक खास समय में वहाँ का जो आवास है वो कितने जीवों को रख सकता है उसको अपन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। वंस द पॉपुलेशन रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी इट फ्लक्चुएट्स अराउंड इट, पहुँचने के बाद में फ्लक्चुएट करती है। इन सर्टेन स्पीसीज ए पॉपुलेशन क्रेश टेक प्लेस आफ्टर ए पॉपुलेशन ओवरशूट, अचानक अगर बढ़ जाती है तो फिर वो ही अचानक क्रेश भी होता है। ओवरशूट इट्स कैरिंग कैपेसिटी एंड स्टेबलाइज व्हेन द नंबर रीचेज सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम with the habitat. For example, certain birds like English sparrow which are customized to breed in large area fail to breed in the small area। तो ये स्ट्रेस आ जाती है जंतुओं के अंदर, जब कैरिंग अपर कैपेसिटी तक पहुंच जाती है तो स्ट्रेस आ जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है और बाद में इनकी जो संख्या वो डिक्लाइन होती है। ओवर क्राउडिंग सीम्स टू अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड सप्लाई, बर्थ, डेथ रेट्स एट्सेट्रा। दिस मीन दैट every organism require a definite space or definite area can be support to define number of organism। तो कहने का मतलब है हर जीव का एक स्पेस को एक स्पेस की आवश्यकता होती है। तो जब कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाता है तो स्पेस की कमी होनी शुरू हो जाती है और वहाँ से फिर पॉपुलेशन है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है।